हम सभी के लिए देखिए, आप सभी को पता है कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो हो चुका है। फोर्थ पेपर हम लोग देख चुके हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिसर्च पेपर हम लोग पूरा देख चुके हैं। वहाँ पर आपने पूरा थियोरटिकल देखा था और ये उसके रिसर्च के पेपर के ही एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पेपरों में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी लगभग 200 के लगभग ही और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एमसीक्यूज़ मतलब 200 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा और भगवान ने चाहा तो इन्हीं में से आपको शायद पेपर मिल जाए, ठीक है। अच्छी तरह से तैयारी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रिसर्च का पेपर है, ये ध्यान रखना। और इसके हम पूरे एमसीक्यूज़ देखेंगे, पूरी 5 यूनिट्स के, ऑल यूनिट्स के, ठीक है। पेपर फोर्थ है, विशेष ध्यान रखना। ये पेपर 4 है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका हम लोग पूरा थियोरटिकल बेस देख चुके हैं। अब ये एमसीक्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए यहाँ कोशिश की गई है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास पहुँचें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बच्चों के पास पहुँचाना, क्योंकि हम लोग इंसान होकर ही जब किसी की मदद ना कर पाए तो बेकार है फिर इंसान होने से, है ना। इसलिए एक दूसरे की मदद किया करो सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अनुसंधान वाला ही पोर्शन है, ठीक है। रिसर्च पेपर है, तो चलें आगे। चलिए, पहला प्रश्न है, अनुसंधान का कार्य है। तो अनुसंधान का कार्य क्या है? अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान करना, ठीक है। आंसर लगाइए आप ए। ये वाला नहीं होगा, मौखिक प्रश्न का उत्तर देना नहीं है। क्या लगाएंगे? समस्या का समाधान करना। दूसरा देखिए, शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य है। शिक्षा अनुसंधान क्या करता है? नए तथ्यों की खोज करता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और सत्य का भी प्रतिपादन करता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तीसरा देखिए, अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया है। अनुसंधान में चिंतन कैसा होता है? अनुसंधान का जो चिंतन होता है ना, वो वैज्ञानिक होता है, परावर्तित वाला होता है, विकेंद्रीय चिंतन होता है और सब होता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुसंधान का जो चिंतन प्रक्रिया है वो कैसी है? वैज्ञानिक भी है, परावर्तित भी है और विकेंद्रीय भी है, ठीक है। विकेंद्रीय भी है। आगे देखिए, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है। तो शिक्षा अनुसंधान के कौन कौन से आयाम है? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये इसके दोनों ही आयाम हैं, ठीक है। हाँ, आप में से किसी ने भी यदि रिसर्च पेपर का थियोरटिकल पेपर नहीं देखा हो, पूरा थ्योरी में जो हमने बताया है वो नहीं देखा हो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो 4-5 यूनिट 4-5 वीडियोज़ में है। रिसर्च पेपर है पूरा, पहले उसे पढ़ना फिर इसको देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो आप पेपर में पास निश्चित होंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। आपको वो भी देखना है और ये भी देखना है। हाँ, केवल ऑब्जेक्टिव से ही काम नहीं चलता है। हम लोग पूरा जब थियोरटिकल पढ़ लेते हैं तब जाकर कुछ हो पाता है ना, वो भी पढ़ना और ये भी पढ़ना, ठीक है। चलते चलते इसे तो ज़रूर देख जाना, इसमें 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर बहुत बहुत क्वेश्चन भी है ना। चलिए आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किस में होता है? शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, या विद्यालय में शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, किस में होता है? आंसर होगा इसका डी, इन सब में प्रयोग होता है। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च की बात की जा रही है। छठवां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? समस्या का स्वामित्व होना, नहीं ऐसा आवश्यक नहीं है। समस्या से संबंधित होना, ये भी आवश्यक नहीं है। समस्या का बोध होना, ये भी आवश्यक नहीं है। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना, ये आवश्यक, ठीक है। डी लगाइए इसका आंसर। सातवां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं, कौन है? स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे, नाम याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य है। मौलिक अनुसंधान का कार्य क्या है? नए तथ्यों को स्थापित करना, नए तथ्यों की खोज करना और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये सभी है, ठीक है। आंसर लगाइए आप इसका डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, पढ़िए। वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ये किसने कहा था? ये जो बात कही थी वैज्ञानिक प्रविधियों वाली, कि वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वो प्रविधियां जिनका ज्ञान की खोज में उपयोग किया जाता है, किसने कहा था? ये कहा था लुंडबर्ग ने, ठीक है। नाम याद रखना इनका। 10वां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है? एक्शन रिसर्च का जो प्रमुख विशेषता वो है कि वो तत्काल काम करता है। एक्शन रिसर्च तत्काल ही तो मतलब तुरंत किया जाता है, हाँ। तो तात्कालिक समस्या के समाधान में सहायक है ये, ठीक है। ध्यान रखना, क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो तत्काल काम करता है, तुरंत।
ठीक है, तत्कालिक समस्या के समाधान में। 11वां देखिए, ऐसा अनुसंधान जिसमें विद्यालय की समस्याओं का समाधान होता है। विद्यालय की समस्या का समाधान किस में होता है भाई, किस में करते हैं हम लोग? तो इसमें देखिए, सर्वेक्षण अनुसंधान, आलोचनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक अनुसंधान। तो विद्यालय की समस्याएं जहाँ होंगी वहाँ पर हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? एक्शन रिसर्च। विद्यालय की समस्याएं जहाँ होंगी वहाँ पर हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ओके, 12वां देखिए, अनुसंधान नहीं है। तो अनुसंधान इनमें से क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं करता है? सत्य की खोज तो करता है, सिद्धांत की खोज करता है, तथ्यों की खोज करता है, लेकिन तर्कों की खोज नहीं करता। आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि द होगा। 12वें का आंसर द लगा लीजिए। 13वां देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम पद है। तो आप रिसर्च किस बेस पर करते हो? रिसर्च का पहला कदम क्या है? समस्या का चयन करना। ठीक है, समस्या का चयन करना। अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं? मौलिक अनुसंधान, अर्थ सामाजिक अनुसंधान, व्यवहारिक, ये सभी। ठीक है, आंसर होगा इसका डी, ये सभी। 15वां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय के कार्याभ्यास में उन्नति, पाठ्यक्रम का विकास और शिक्षकों की उन्नति। क्या है इनमें से? सोचकर जरा देखिए, आंसर होगा इसका डी। ठीक है, ये सभी सही हैं। एक बात और जो हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ना, सुनना, उसके बाद आप आंसर अपने आप करना पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर अपने आप करना और फिर बताना कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, इससे आपका बहुत पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान किसने प्रोत्साहित किया था? क्रियात्मक अनुसंधान के अभी जो बताए थे, किसने प्रोत्साहित किया या किसने स्टार्ट किया क्रियात्मक अनुसंधान? अभी नाम बताया था ना, स्टीफन एस कोरे। ठीक है, स्टीफन एस कोरे। आगे देखिए, कौन अनुसंधान का मूल प्रकार नहीं है? तो तथ्यात्मक भी है, सैद्धांतिक भी है, प्रयुक्त भी है, लेकिन सृजनात्मक नहीं है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है ना, कौन सा मूल प्रकार नहीं है अनुसंधान का? सृजनात्मक नहीं है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 18वां देखिए, अनुसंधान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अनु किस ओर संकेत नहीं करता? नहीं को जरूर ध्यान रखना, नहीं बहुत काम खराब करवाता है। किस ओर संकेत नहीं करता? तो देखो, गंभीरता भी सही है, गहनता भी सही है और विश्लेषणात्मकता भी सही है, लेकिन उपलब्धता सही नहीं है। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। 19वां देखिए, अनुसंधान का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है इसका? ज्ञान का संरक्षण? नहीं, संरक्षण नहीं है। ज्ञान का हस्तांतरण? ये भी नहीं। ज्ञान की पुष्टि? इसका है ज्ञान का सृजन। ठीक है, क्या है आंसर? ज्ञान का सृजन। इन सब में जो सटीक आंसर है वो है ज्ञान का सृजन। 19वें का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि सब। 20वां देखिए, अनुसंधान का उद्देश्य है। ऊपर अनुसंधान का लक्ष्य था, यहाँ लक्ष्य था, लेकिन यहाँ उद्देश्य। उद्देश्य ज्ञान का, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नए ज्ञान का सृजन करना है, निष्कर्ष की प्राप्ति करना है और समस्या का समाधान करना है। तीनों ही आंसर इसके सही हैं, यानी कि आंसर होगा डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनका मन नहीं करता शेयर करने का, पर भैया शेयर किया करो ताकि उन बच्चों के पास पहुँच जाए। बहुत बच्चों के पास बुक्स नहीं है, उनको बहुत परेशानी है, बुक्स मिल नहीं रही उनको, है ना। तो आप शेयर किया करो ताकि उन तक पहुँचे ये चीज़ें। ओके, चलो चलते हैं। पेपर आपके भी आ रहा है, उनके भी आ रहा है, उनको भी ज़रूरत है ना, तो आप शेयर किया करो जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए, इसमें आगे वाला प्रश्न है, ऊर्ध्व अध्ययन है। ऊर्ध्व अध्ययन कौन सा होता है? ऊर्ध्व मतलब जो आपको आगे की ओर बढ़ाए, कुछ करे। ठीक है, ऊर्ध्व अध्ययन कौन सा होता है? विकासात्मक अध्ययन। ऊर्ध्व ऊपर बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला आपको। ऊर्ध्व क्या होता है? विकासात्मक अध्ययन। प्रदत्तों की आंतरिक व बाह्य विवेचना किसमें की जाती है? तो जहाँ आंतरिक और बाह्य विवेचना की जाती है प्रदत्तों की, वो कौन सा अनुसंधान होता है? वो होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तीसरा देखिए, अनुसंधान का मूल प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? अभी आपने देखा था, पीछे वाले प्रश्न में ये आया था, तो ये नहीं है, सृजनात्मक अनुसंधान। ठीक है, बाकी सब सही हैं। चौथा देखिए, शिक्षा में ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रश्न होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रश्न क्या होता है शिक्षा में? क्या था, क्योंकि इतिहास है, इतिहास तो था में चला गया ना, था में। बाकी सब देखिए है तो ये तो प्रेजेंट में आ गए, होगा ये फ्यूचर में आ गया, लेकिन अनुसंधान में ऐतिहासिक अनुसंधान की बात हो रही, तो इतिहास तो बीता हुआ ही होता है ना, इसलिए था, क्या था। ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रश्न क्या होगा? कि क्या था। ओके, आगे देखिए, कौन गुणात्मक अनुसंधान नहीं है? गुणात्मक अनुसंधान कौन नहीं है? गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नहीं है? तो जो प्रजातांत्रिक होती है वो तो होती है क्वालिटेटिव, दार्शनिक भी होती है क्वालिटेटिव, हिस्टोरिकल भी होती है क्वालिटेटिव, लेकिन जो घटनोत्तर होती है
वो मात्रात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव होती है। ठीक है, घटनोत्तर घटना से संबंधित है, डाटा इकट्ठा किया जाता है और इसमें आंकड़े बहुत इकट्ठे किए जाते हैं, नंबर भी इकट्ठा किया जाता है इसमें, इसलिए कौन सी होती है, मात्रात्मक। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से करते जाइए आंसर अपने हिसाब से। ठीक है, और आंसर लगाते हैं और बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने सही हैं। ओके, चलिए आगे वाले प्रश्न का उत्तर लगाइए। ऐतिहासिक साक्ष्य की वही आलोचना बताती है, क्या बताती है, कि साक्ष्य की प्रामाणिकता, सूचना की प्रामाणिकता, साक्ष्य की उपयोगिता या सूचना की जटिलता। जब ऐतिहासिक साक्ष्य जो है उसकी वही आलोचना क्या बताती है, सोचिए, यही तो बताते हैं कि साक्ष्य प्रामाणिक है। हाँ, क्योंकि हम साक्ष्य की बाह्य आलोचना कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, साक्ष्य प्रामाणिक है। साथ में देखिए, दार्शनिक अनुसंधान का कार्य है। दार्शनिक अनुसंधान क्या करता है, किसी विचार प्रणाली की विवेचना, नवीन प्रत्ययों का विकास और किसी चिंता के विचारों का अध्ययन, ये तीनों इसमें सही है, यानी कि आंसर होगा डी। ध्यान से पढ़ते जाना, ध्यान से समझते जाना, एक बार ध्यान से समझ लिए तो दोबारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पेपर से पहले इन वीडियोस को 2-2 3-3 बार देख लेना, तो आपको बिल्कुल पक्का अध्ययन हो जाएगा आपका। ठीक है, अरे आप कुछ भी काम कर रहे हो तो भी इसे वीडियो को चला दो, चलाते चलाते कोई काम करते करते देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बस, और ज़्यादा नहीं। इनको 3-4 बार भी आप हर वीडियो को 3-3 बार देख लोगे तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, पेपर टाइम पे आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो दार्शनिक अनुसंधान का कार्य क्या था, किसी विचार प्रणाली की विवेचना, नवीन संप्रदायों का विकास और किसी चिंता के विचारों का अध्ययन। ठीक है, 8वां देखिए, दस्तावेजों के विश्लेषण में सहायक है। दस्तावेजों का जब विश्लेषण किया जाता है इसमें क्या सहायक होता है, इसमें सहायक होता है पुस्तकालय। क्या होता है, पुस्तकालय। ठीक है, क्योंकि आप दस्तावेज कहाँ से लोगे, पुस्तकालय से तो लोगे। 9वां देखिए, वर्णनात्मक शोध है। वर्णनात्मक शोध का मतलब क्या होता है, वही सर्वेक्षण वाली शोध है। कौन सी शोध, सर्वेक्षण वाली शोध जो होती है वही तो होती है। और सर्वेक्षण शोध में अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो सर्वेक्षण अध्ययन तो है ही, वर्णनात्मक शोध क्या, ये सभी। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विकासात्मक अध्ययन और सर्वेक्षण अध्ययन होता है इसमें। 10वां देखिए, सर्वेक्षण विधि का उपयोग होता है। सर्वेक्षण विधि का उपयोग किस में करते हैं हम लोग, यदि आपने रिसर्च पेपर पूरा पढ़ा होगा, आपने रिसर्च का ये 4th पेपर पूरा पढ़ा होगा, तो आप इनके आंसर भली भांति कर ले जाओगे। ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप उसे ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ये करोगे तो आराम से हो जाएगा सारी चीज़ें। और वो नहीं कर पाओ और आपको जल्दी हो तो इसे तो पढ़ ही लेना। ठीक है, सर्वेक्षण विधि का उपयोग होता है किस में होता है, अनुप्रस्थ आयाम में। ओके, अनुप्रस्थ आयाम में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किस में होता है, अनुप्रस्थ आयाम में। आगे देखिए, सर्वेक्षण विधि में निष्कर्षों की वैधता है। तो निष्कर्षों की वैधता कैसी है, इसमें बाह्य है। ठीक है, बाहरी है निष्कर्षों की वैधता। चलिए आगे देखिए, देखिए इस वाले प्रश्न को, सर्वेक्षण विधि में निष्कर्षों की वैधता है। अब ये प्रश्न क्या है ना, आपने आंसर बताइए इसका क्या है, बिल्कुल सही, बाह्य। 12वां देखिए, ऐतिहासिक शोध का विशेष संबंध होता है। ऐतिहासिक शोध का किससे संबंध होता है, इतिहास मतलब बीता हुआ कल, यानी कि अतीत से, है ना, किससे होता है, अतीत से। आगे देखिए, ऐतिहासिक शोध के स्रोत होते हैं। ऐतिहासिक शोध के स्रोत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक भी होते हैं और गौण भी होते हैं, यानी कि छुपे हुए भी होते हैं। तो दोनों हुआ आंसर, है ना, आंसर होगा सी। 14वां देखिए, ऐतिहासिक शोध के निष्कर्षों का रूप होता है। आगे कर लेते हैं इसे। ऐतिहासिक शोध के निष्कर्षों का रूप होता है, कैसा रूप होता है, नए सिद्धांत, नए सत्य, नए तथ्य, यानी कि सभी। क्या होगा आंसर इसका, सभी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नए सत्य नहीं होते, नए सिद्धांत नहीं होते। हम तो पुरानी चीज़ों पर ही तो शोध करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक शोध है तो पुरानी चीज़ों पर शोध करते हैं। बस इसके लिए नए तथ्य आवश्यक होता है, बस इसके लिए नए तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि पहले वाले तथ्यों पर तो हो ही चुका है, हाँ, इसलिए नए तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, क्योंकि नए सिद्धांत, नए सत्य नहीं आते इसमें। आंसर क्या लगाएंगे आप, बी लगाएंगे इसका। ओके, 15वां देखिए, घटनोत्तर अनुसंधान में परिस्थिति सामान्य होती है। कौन सा अनुसंधान है, ये क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक अनुसंधान की बात हो रही है। ठीक है, तो घटनोत्तर अनुसंधान में परिस्थिति सामान्य होती है। कैसी होती है, अतीत में सामान्य, वर्तमान में सामान्य या भविष्य में सामान्य, किस में होती है, अतीत में सामान्य। ठीक है, किस में,
अतीत में सामान्य। ओके, चलो अब आगे बढ़ें। गुड, आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रयोगात्मक अध्ययनों में निम्न में से कितने प्रकार के चरों का ज्ञान आवश्यक है? प्रयोगात्मक अध्ययन में निम्न में से कितने प्रकार के चरों का ज्ञान होना चाहिए? 3 प्रकार के चर, है ना, 3 प्रकार के चर। आप जानते हैं ना, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ प्रयोगात्मक अध्ययनों में पूछ रहे हैं कितने प्रकार के चरों का ज्ञान आवश्यक है? 3 प्रकार के। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र चरों के प्रकारों की संख्या निम्न में कितनी होती है? स्वतंत्र चर के प्रकार की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते ही होंगे, 2 प्रकार के होते हैं स्वतंत्र चर, एक ई टाइप के होते हैं और एक एस टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक ई टाइप के और एक एस टाइप के। तीसरा देखिए, मात्रात्मक चरों के प्रकार की संख्या निम्न में से कितनी होती है? मात्रात्मक चर जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2। चौथा देखिए, मापन गुणों के आधार पर एक प्रकार के मात्रात्मक चर होते हैं और दूसरे प्रकार के कैसे चर होते हैं? एक तो मात्रात्मक हो ही गए मापन गुणों के आधार पर, और दूसरे कौन से चर होते हैं? गुणात्मक। वेरी गुड, मात्रात्मक और गुणात्मक। 5वां देखिए, आश्रित चर किसी दूसरे चर पर, आश्रित का मतलब आश्रित होता है। ठीक है, आश्रित चर किसी दूसरे चर पर निर्भर रहता है, यानी कि आश्रित होता है। 6वां देखिए, किसी प्रयोग की आंतरिक वैधता अधिक होने का तात्पर्य है कि प्रयोग में किया गया है, क्या किया गया है? दोबारा पढ़िए, किसी प्रयोग की आंतरिक वैधता अधिक होने का तात्पर्य है कि किसी प्रयोग में बाह्य चरों के प्रभाव को कम किया गया है। किसको? बाह्य चरों के प्रभाव को। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, यदि आंतरिक वैधता अधिक है तो मतलब यह है कि हमने बाह्य चरों के प्रभाव को कम कर दिया है। ठीक है, तभी तो आंतरिक वैधता ज़्यादा हो गई, है ना। थोड़ा सोच के आंसर लगाना। ठीक है, कि आंतरिक वैधता कब ज़्यादा होगी? जब हम बाहर की चीज़ों को कम कर देंगे। तो बाह्य चरों के प्रभाव को हमने कम कर दिया, इसलिए आंतरिक वैधता ज़्यादा होगी। ओके, गुड। चलिए आगे देखिए। अब विभिन्न महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या किस प्रकार का चर है? बहुत सारे महाविद्यालय जो होते हैं उनमें पुस्तकों की संख्या किस प्रकार का चर है? क्या ये सतत चर है या ये असतत चर है? कैसा चर है? सोच कर देखिए, ये एक असतत चर है। ठीक है, आंसर होगा बी। 8वां देखिए, किसी माध्यमिक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में छात्र संख्या कैसा चर है? पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या तो एक असतत चर है। ठीक है, असतत चर है। लेकिन किसी माध्यमिक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में छात्र संख्या कैसा चर है? शून्य चर है। कैसा चर है? शून्य। ओके, 9वां देखिए, करलिंगर द्वारा दिए गए चर के प्रकार हैं। करलिंगर ने कौन कौन से चर के बारे में बताया था? तो करलिंगर ने 2 चर बताए थे, स्वतंत्र और आश्रित। कैसे बताए थे? स्वतंत्र और आश्रित। इन प्रश्नों को ध्यान रखना कि पुस्तकालय में पुस्तक कैसा चर है? एक असतत चर है। और क्लास में बच्चा कैसा चर है, यानी स्टूडेंट कैसे चर है? एक शून्य चर है। करलिंगर ने कौन कौन से चर बताए? 2 प्रकार के बताए, एक स्वतंत्र एक आश्रित। ठीक है, अब देखिए, आश्रित चरों के माध्यम से स्वतंत्र चरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब हम आश्रित चरों के माध्यम से स्वतंत्र चरों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घटनोत्तर अनुसंधान। क्या कहते हैं? घटनोत्तर अनुसंधान। ठीक है, ध्यान रखना, आश्रित चरों के माध्यम से स्वतंत्र चरों का अध्ययन हो रहा है, घटनोत्तर अनुसंधान। ओके, आगे चलें। गुड, चलते हैं। देखिए इसको, शोध प्रक्रिया का आधार है। शोध प्रक्रिया का आधार क्या है? सोचकर देखिए जरा। सोच लिया? बताइए अब। शोध प्रक्रिया का आधार है वैज्ञानिक, सृजनात्मक, परावर्तित और ये सभी। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, दूसरा देखिए, शोध समस्या के लिए आवश्यकता है। किस चीज़ की शोध समस्या के लिए आवश्यकता होती है? स्रोतों की, परिभाषीकरण की, पहचानीकरण की, सबकी होती है भैया। आंसर डी होगा इसका। शोध प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? सोचकर देखो, बताया था ना आपको जब ये पेपर पूरा पढ़ाया था तब। शोध प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6। चौथा देखिए, शोध समस्या की सार्थकता की आवश्यकता होती है। शोध समस्या की सार्थकता की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? शोध रूपरेखा में। ठीक है, शोध समस्या की सार्थकता की आवश्यकता होती है शोध रूपरेखा में। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। शोध समस्या की व्यवहारिकता के लिए, ये क्या हो जाता है? शोध समस्या की
व्यवहारिकता के लिए आवश्यक होता है। तो सोच समस्या की व्यवहारिकता के लिए क्या आवश्यक होता है, सोच कर देखिए आप जरा। हाँ जी बताइए, सोच समस्या की व्यवहारिकता के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ये आवश्यक होता है सोच समस्या का सीमांकन करना। क्या होता है, सोच समस्या का सीमांकन करना। ठीक है, आगे देखिए, शोध अध्ययनों का लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य है शोध अध्ययन का। मूल प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना, विकास तथा सुधार करना, या समस्या का समाधान करना। क्या होता है भैया, ये सब होते हैं। आंसर इसका डी होगा। ठीक है, शोध अध्ययनों का लक्ष्य क्या होता है, उत्तर देना, समाधान करना और विकास सुधार करना। ठीक है, आगे देखिए, समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। किसने कहा था कि समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। किसने कहा, टाउनसेंट ने। किसने, टाउनसेंट ने। ओके, इस परिभाषा को थोड़ा याद रखना है। ओके, क्या परिभाषा है, समस्या तो समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है। किसने कहा था, टाउनसेंट ने। आगे देखिए, एकोएफ ने किसी भी समस्या के लिए कितने तत्वों की उपस्थिति आवश्यक बताई। क्या लिखा है इसमें, एकोफ ने किसी समस्या के लिए कितने तत्वों की उपस्थिति आवश्यक बताई। तो उन्होंने 5 तत्व बताए थे जो आवश्यक थे। ठीक है, समस्या के लिए जो तत्वों की उपस्थिति जो बताई थी वो 5 तत्व थे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा शोध के स्तर के गिरावट का कारण है। शिक्षा शोध का स्तर क्यों गिर रहा है, क्या कारण है। कारण ये है कि समस्या का चयन वास्तविक परिस्थिति में हो नहीं रहा है। क्या, समस्या का चयन वास्तविक परिस्थिति में नहीं हो रहा है, इसलिए शिक्षा शोध के स्तर में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे अच्छी तरह इसका। आगे चलते हैं हम लोग। शोध प्रबंध में साहित्य समीक्षा का अध्ययन होता है। शोध प्रबंध में साहित्य समीक्षा का अध्ययन होता है, प्रथम और द्वितीय, यानी कि दोनों ही सही है। साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है, किसमें होती है साहित्य समीक्षा की आवश्यकता, समस्या के चयन में, विवेचन में, निष्कर्षों के विवेचन में और परिकल्पनाओं के प्रतिपादन में, तीनों ही सही, यानी कि आंसर होगा डी। साहित्य की समीक्षा का कार्य आरंभ होता है। साहित्य की समीक्षा कब से आरंभ होती है, आरंभ के पूर्व से। ठीक है, साहित्य की समीक्षा कब से आरंभ होती है, आरंभ के पूर्व से। चौथा देखिए, साहित्य समीक्षा के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं भैया, आप पुस्तकालय भी में जाते हो, इंटरनेट भी देखते हो ना। और क्या करते हो आप, और आप शोध सर्वेक्षण भी करते हो। तो सारे काम करते हो, बिल्कुल करते हो। जब आप साहित्य की समीक्षा करें तो भैया ये सब करना जरूरी भी होता है ना। आंसर होगा डी। आगे चलिए, साहित्य समीक्षा का प्रथम सोपान क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, साहित्य समीक्षा जब आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पुस्तकालय जाओगे या संदर्भ सूची तैयार करोगे या इंटरनेट का प्रयोग करोगे या शोध प्रबंधों का अवलोकन करोगे। आप क्या करोगे, इसमें से सबसे पहले आप संदर्भ सूची तैयार करेंगे। ठीक है, संदर्भ सूची के मुझे क्या क्या लेना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, तो साहित्य की समीक्षा का प्रथम सोपान क्या है, संदर्भ सूची तैयार करना। ओके, समझते जाइए ध्यान से। चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए, साहित्य समीक्षा प्रक्रिया की सरल विधि है। साहित्य समीक्षा प्रक्रिया की सरल विधि है। तो इसमें क्या है, संबंधित साहित्य का अध्ययन, कंप्यूटर का उपयोग, उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण, यानी कि ये सभी। इसमें भी आंसर होगा डी। ठीक है, साथ में देखिए, किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला के समान है जिस पर संपूर्ण भावी कार्य आधारित होते हैं। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य के महत्वहीन होने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। ये इतनी लंबी चौड़ी जो परिभाषा है ना साहित्य की आधारशिला के बारे में, जो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा है, बस यही ध्यान रखना, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी है और उसमें बताया कि साहित्य की आधारशिला, ठीक है, जो किसी भी क्षेत्र का साहित्य उसकी आधारशिला होती है। ये किसने कहा, केवल इतना याद रखना। ठीक है, ये किसने कहा है, तो जो आंसर है इसका जो होगा W.R. बोर्ग। ठीक है, ये इतना याद रखना है कि किसी भी क्षेत्र का साहित्य जो होता है उसकी आधारशिला होता है। किसने कहा है, बोर्ग ने कहा, W.R. बोर्ग ने कहा। आठवां देखिए, अनुसंधान में साहित्य के सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है। अनुसंधान में साहित्य के सर्वेक्षण की ज़रूरत क्यों होती है, सोच कर देखिए ज़रा, क्यों होती है। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण के लिए,
परिणामों की तार्किक व्याख्या के लिए, यानी कि आंसर होगा डी, ये सभी सही हैं। ठीक है, क्या है, ये सभी सही हैं। पहले आप अपना आंसर कीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 9वां, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का प्रत्यय लाभ कहाँ नहीं मिलता। संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का लाभ कहाँ नहीं मिलता, तो कहाँ नहीं मिलता, सोच कर देखिए जरा। समस्या अनुसंधान समस्या के चयन में इसमें तो मिलता है, क्योंकि क्या लिखा है, संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण का लाभ, सर्वेक्षण का लाभ समस्या के चयन में तो मिलता है। अनुसंधान परिणामों की व्याख्या में, इसमें भी मिलता है। अविकल्प में मिलता है, लेकिन न्यायाधीश छांटने में नहीं मिलता। आंसर होगा इसका डी। ठीक है, आंसर होगा डी। 10वां देखिए, पुस्तक के संदर्भ में जरूरी अंग नहीं है। क्या जरूरी अंग नहीं है पुस्तक के संदर्भ में? लेखक का नाम तो बहुत जरूरी है, पुस्तक का शीर्षक जरूरी है, प्रकाशक का नाम जरूरी है, लेकिन ISBN इससे मतलब नहीं बनना, ISBN से कोई मतलब नहीं। आंसर होगा इसका बी। क्या होगा? बी। 10वें का आंसर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो आइए, इनको कहिएगा कि आए आपकी समझ में, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ आएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए सब कुछ समझ समझ के पढ़ना, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना। अभी 17 तारीख का टाइम है, आप हर वीडियो को 2-2 4-4 बार देखो, जिससे आपके ये प्रश्न एकदम पक्के हो जाएं दिमाग में, इनके उत्तर आपके छप जाएं। ठीक है, ऐसे देखना कि उत्तर छप जाएं आपके दिमाग में। ठीक है, और जहाँ से भी मिले पढ़ना जरूर, ये बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपने पूरा थियोरटिकल देख लिया और ये ऑब्जेक्टिव देख लिया, तो आपका आराम से पेपर कर ले जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों आपको करना होगा, और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही लेना, ये जो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, परिकल्पना शोध प्रक्रिया का सोपान है। तो परिकल्पना शोध प्रक्रिया का कौन सा सोपान है, सोच के बताइए। पहला है क्या? नहीं, यहाँ तो समस्या का चयन होता है ना, समस्या का चयन होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, फिर क्या होता है, परिकल्पना का निर्माण होता है। तो तृतीय चरण है ये, परिकल्पना शोध का कौन सा चरण है? तृतीय चरण। आगे देखिए, परिकल्पना का कार्य है, परिकल्पना क्या करती है? संभावित समाधान देती है ना। और क्या करती है? चरों की भूमिका निर्धारण भी करती है और शोध प्रक्रिया का प्रारूप भी बनाती है, यानी कि ये सभी। आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर ए, इसका आंसर डी। आगे देखिए, परिकल्पना की अधिक आवश्यकता होती है। परिकल्पना की आवश्यकता सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस में होती है? ऐतिहासिक शोध में? ना भैया, बिल्कुल इसमें तो होती नहीं है, इसमें तो आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जो परिकल्पना की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, वो किस में होती है? वो होती है प्रयोगात्मक शोध में। किस में? प्रयोगात्मक शोध में। ठीक है, शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। शोध प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? यानी कि रिसर्च हम क्यों ही करते हैं, क्या है शोध प्रक्रिया का लक्ष्य? क्या है? परिकल्पना की पुष्टि। आंसर होगा सी। आगे देखिए, परिकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कौन से शोध में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती? हमने आपको अभी ऊपर ही बताया ना कि इसमें तो बिल्कुल नहीं होती। तो क्या होगा? ऐतिहासिक विधि में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अरे ऐतिहासिक विधि तो नीचे है भैया, ऊपर ना, नीचे ये ऐतिहासिक विधि। हाँ, हम बोला करो, उसका ध्यान रखा करो। ठीक है, ऐतिहासिक विधि में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, परिकल्पना का उद्देश्य होता है। तो परिकल्पना का उद्देश्य क्या होता है? शोध को दिशा देना, शोध के निष्कर्ष प्राप्त करना और शोध प्रक्रिया विकसित करना, यानी कि आंसर होगा डी। ठीक है, परिकल्पना का उद्देश्य क्या है? परिकल्पना तो आप जानते हो ना, किसी भी समस्या का संभावित परिणाम जो होती है, संभावित समाधान होती है, वही तो परिकल्पना है। जो आप कल्पना कर लेते हो कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा होने वाला होगा, कुछ भी, वही तो होती है परिकल्पना। तो ये शोध को एक दिशा देती है, शोध के लिए निष्कर्ष भी प्राप्त करती है और शोध प्रक्रिया विकसित भी करती है। आंसर क्या होगा? डी। 8वां देखिए, परिकल्पनाओं में चरों की भूमिका होती है। तो चर कैसे होते हैं परिकल्पनाओं में? आश्रित चर, स्वतंत्र और हस्तक्षेपी चर। आंसर होगा इसका डी। 9वां देखिए, परिकल्पना वह कल्पनात्मक तथ्य है जो 2 या 2 से अधिक चरों के संबंध में होता है। परिकल्पना वह कल्पनात्मक तथ्य है जो 2 या 2 से अधिक चरों के संबंध में होता है। ये किसने कहा? ये कहा मैकगुइगन ने। ठीक है, मैकगुइगन ने कहा है। आगे देखिए, परिकल्पना संकेत करती है। क्या संकेत करती है परिकल्पना? भैया परिकल्पना भूत की ओर करती है ना भविष्य की ओर करती है? हाँ जी, सोचिए, किसकी ओर करती है? भविष्य की ओर करती है, क्योंकि भविष्य का ही तो परिणाम है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर इसका सी होगा। क्या होगा आंसर? सी। यहाँ देखिए, परिकल्पना है
क्या है परिकल्पना? परिकल्पना अनुमान भी है, प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण भी है, ठीक है, और क्या है, अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन भी है। तो आंसर होगा सभी, यानी कि डी। 12 में देखिए, दिशा विहीन परिकल्पना कहलाती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। वो परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है? उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, हाइपोथीसिस या हाइपोथेसिस, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, हाइपोथीसिस। तो क्या होती है? नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना, जिसकी कोई दिशा ना हो, दिशा विहीन परिकल्पना क्या कहलाती है? शून्य परिकल्पना। आगे देखिए, शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम समझी जाती है। क्यों समझी जाती है सर्वोत्तम? क्योंकि यह निर्देश रहित होती है। कैसी होती है? निर्देश रहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ें, हर प्रश्न को ध्यान से सुनना, हर उत्तर को ध्यान से करना, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अनुसंधान परिकल्पना होती है। तो जो अनुसंधान परिकल्पना कैसी होती है? संभावित परिणाम। परिकल्पना क्या है? किसी भी समस्या का संभावित परिणाम, ठीक है। 15 देखिए, निम्न में से कौन सा शून्य परिकल्पना का परोक्ष सूचक है? शून्य परिकल्पना का मतलब ये होता है कि A बराबर B, यानी कि दोनों बराबर हैं, ना कोई कम ना कोई छोटा। यदि A बड़ा हो जाए B से तो ये नल हाइपोथेसिस नहीं मानी जाएगी। यदि A छोटा हो जाए B से तो ये नल हाइपोथेसिस नहीं मानी जाएगी। यदि A बराबर B है तो ये नल हाइपोथेसिस मानी जाएगी, यानी कि शून्य परिकल्पना मानी जाएगी। मतलब इन दोनों में कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, दोनों बराबर ही बराबर हैं, और जहाँ दोनों बराबर हैं तो वहाँ परिकल्पना तो शून्य हो ही जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि नल हाइपोथेसिस जो होती है उसका परोक्ष सूचक क्या है? तो उसका परोक्ष जो सूचक है वो है ये, ठीक है, μ1 = μ2। क्या है? यही, इस तरह से, ठीक है। दिशायुक्त परिकल्पना की जांच करते हैं। कैसे? का जहाँ दिशा परिकल्पना है तो दिशा होगी, यानी कि एक दिशा कोई होगी, यानी कि सीधे जा रहा है, कहीं तो जाएगा, तो दिशायुक्त मतलब एक पुच्छीय परीक्षण। लेकिन जहाँ पर दिशा कोई हो ही नहीं तो दोनों तरफ का होता तो उसे बोलते हैं द्विपक्षीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? दिशायुक्त का आंसर क्या होगा? एक पक्षीय परीक्षण। 17वां देखिए, शून्य परिकल्पना के सही होने पर उसे निरस्त करने में हुई त्रुटि कहलाती है। यदि शून्य परिकल्पना सही हो जाए तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। शून्य परिकल्पना के सही होने पर उसे निरस्त करने में हुई त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्फा त्रुटि। क्या? अल्फा त्रुटि। आगे देखिए, शून्य परिकल्पना के गलत होने पर, यहाँ तो शून्य परिकल्पना सही थी तब उसे निरस्त किया गया था तो ये अल्फा त्रुटि कहलाई। लेकिन यहाँ शून्य परिकल्पना गलत हो गई और फिर उसे नष्ट कर दिया गया है तो ये क्या कहलाई? बीटा त्रुटि, ठीक है। क्या कहलाई? बीटा त्रुटि। 19वां देखिए, किस शोध में शून्य परिकल्पना नहीं होती? नल हाइपोथेसिस कहाँ नहीं होती? तो ये ऐतिहासिक शोध में नल हाइपोथेसिस नहीं होती, ठीक है। किस शोध में शून्य परिकल्पना नहीं होती? नल हाइपोथेसिस में शून्य परिकल्पना, ऐतिहासिक शोध में शून्य परिकल्पना नहीं होती, ठीक है। आंसर होगा इसका ए, यानी कि 20वां देखिए, सांख्यिकीय परिकल्पना सदैव होती है। सांख्यिकीय परिकल्पना सदैव कैसी होती है? कैसी? बिल्कुल शून्य परिकल्पना, ठीक है। कैसी? शून्य परिकल्पना। चलिए आगे बढ़ें, अब चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, न्यायादर्श का मुख्य रूप होता है। तो न्यायादर्श का मुख्य रूप कैसा होता है? असंभाव्य और संभाव्य। अच्छी तरह से समझाया था ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, आपने देखे ना, देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि कैसा होता है रूप, है ना। तो कैसा होता है? संभाव्य असंभाव्य दोनों प्रकार का। न्यायादर्श का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रदत्तों के संकलन में, परिकल्पना पुष्टि में, परीक्षण का उपयोग करने में, ये सभी। न्यायादर्श उपयोग नहीं किया जाता तो न्यायादर्श यानी कि सैम्पलिंग कहाँ प्रयोग नहीं किया जाती? सैम्पलिंग जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसमें सैम्पलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी प्रयोगात्मक व संरक्षण में दोनों में किया जाता है, ठीक है। न्यायादर्श की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? शोध को व्यवहारिक बनाना, अधिक शुद्ध निष्कर्षों के हेतु और धन समय आदि की बचत। एकदम सही है, यानी कि डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी होगा इसका आंसर। 5वां देखते हैं, संभाव्य न्यायादर्श का प्रकार है। तो संभाव्य जो न्यायादर्श होता है ना उसका प्रकार क्या है? बहुरूपी भी है, अनियमित भी है, रैंडमली भी है, और बहुस्तरीय भी है, यानी कि आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए, इसमें अनियमित न्यायादर्श चयन की विधि है। तो अनियमित न्यायादर्श चयन की विधि कौन सी है?
आप यानी कि रैंडमली कैसे सैम्पलिंग कर सकते हो। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, हमने बताया था ना आपको कि लॉटरी प्रणाली के द्वारा सिक्का उछाल कर और पासा फेंक कर आप किसी को भी चुन सकते हो। यानी कि 100 लोगों की भीड़ में से आपको जिसका जिसका चुनने का मन करे उसको भी चुन सकते हो सिलेक्शन के लिए, ठीक है, सैम्पलिंग के लिए। और कैसे, लॉटरी मेथड के थ्रू, पासा फेंक कर भी और सिक्का उछाल कर भी। तो आंसर होगा डी, ठीक है। साथ में देखिए, बड़े आकार के न्यायाधीश का लाभ होता है कि इसमें मापन की त्रुटि कम होती है और न्यायाधीश की त्रुटि कम होती है। क्या होगा इसका, दोनों ही सही है। मापन की त्रुटि भी कम हो जाती है, न्यायाधीश की त्रुटि भी कम हो जाती है। बहुत ध्यान से समझाया था ये, ठीक है। आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख लेना, यही लिंक डाल देंगे हम उसका, पूरी वीडियो देखना फिर इसको देखना, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ आएगा आपको, ठीक है। या देख लेना, उसमें है ही, आप अपने हिसाब से देख लेना। एमएड के लिए जो सब कुछ लिखा है A to Z वही मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे देखिए, टी वितरण किसने प्रस्तुत किया। तो जो टी टेस्ट था ना वो किसने प्रस्तुत किया था ये, तो WS गॉसेट ने, ठीक है। बताया था ना इनके बारे में कि ये एक गणितज्ञ थी, ये गणितज्ञ थी और इन्होंने लिखा था ये इसके बारे में, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, इन्होंने अपना एक स्टूडेंट का नाम दे दिया। वो स्टूडेंट वास्तव में था नहीं, उसका झूठा नाम दे दिया, गलत नाम दे दिया, ठीक है, ऐसा था। ये अपने नाम दे नहीं सकती थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वो हमने वीडियो में पूरा बताया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, 9वां देखिए, प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करते समय कौन महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिदर्श का जब आकार निर्धारण करते हैं तो कौन महत्वपूर्ण नहीं है उसमें। परिमार्जिता का स्तर सही है, तो चरों का विचलनशील ये भी सही है। प्रायिकता का स्तर भी सही है, लेकिन चरों का मध्यमान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी। प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करते समय कौन महत्वपूर्ण नहीं है, तो चरों का मध्यमान जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। 10वां देखिए, निम्न में से किसमें यादृच्छीकरण नहीं किया जाता, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग नहीं की जाती। तो किसमें नहीं की जाती है, तो जो सौदेश्य न्यायाधीश होते हैं उनमें नहीं की जाती, ठीक है। सौदेश्य न्यायाधीश में नहीं की जाती। आंसर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे आप। ओके, चले आगे चलते हैं। किसी सूची से प्रत्येक 18वां व्यक्ति छांटना किसका उदाहरण है। अब ये रैंडम नहीं है, इसमें प्रत्येक 18वां ही छांटना है। तो कौन सा है ये, हाँ, ये है क्रमबद्ध, क्योंकि एक क्रम बन गया कि पहले 18वां छाटेंगे, फिर उसके बाद जो 18वां आएगा वो छाटेंगे, यानी 36वां छाटेंगे। तो इस तरह 18 में छाटना, तो क्रम के रूप में ही तो है ये रैंडम नहीं है, ये क्रमिक है, ठीक है। तो क्रमबद्ध रैंडम प्रतिचयन, ठीक है। 12वां देखिए, बड़े प्रतिदर्शों की द्विपक्षीय तुलना के लिए 0.05 स्तर पर ही टी का सारणी मान होता है। क्या होता है, टी का सारणी मान पूछ रहा है, मतलब ये टी का सारणी मान क्या होता है, 0.05 स्तर पर ये पूछ रहे हैं। तो क्या होता है 1.96, क्या होता है 1.96, ध्यान रखना। द्विपक्षीय तुलना के लिए पूछ रहे हैं 0.05 स्तर पर टी का मान क्या होता है, ये होता है 1.96, ओके, 1.96। जनसंख्या एवं प्रतिदर्श एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कैसे संबंधित है जनसंख्या और प्रतिदर्श, पूर्ण और अंश, क्योंकि जनसंख्या तो पूरी है और प्रतिदर्श उसका एक छोटा सा भाग है। तो जनसंख्या पूर्ण है और जो प्रतिदर्श है यानी कि सैम्पलिंग है वो उसका छोटा सा भाग है, तो पूर्ण और अंश, ठीक है। गुड, देखते रहिए, ध्यान से समझिए, है ना। और कुछ भी किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी भी प्रश्न में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको रीचेक किया जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ना, बस ये ज़रूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अनुसंधान अभिकल्प वह योजना है, अनुसंधान अभिकल्प वह योजना है, कौन सी योजना है, जिसमें अनुसंधान व्यूह नीति होती है, जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर प्रसरण विश्लेषण किया जाता है, यानी कि ये सभी सही। आंसर होगा डी। दूसरा देखिए, निम्न में से किस समूह को समतुल्य बनाया जाता है, निम्न में से किस समूह को समतुल्य बनाया जाता है, तो एक प्रयोगात्मक और एक नियंत्रित समूह को, ठीक है। देखिए, ये जो वीडियो चल रही है इसमें आपको पता ही है कि पेपर 4 चल रहा है, ये रिसर्च वाला पेपर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और यहाँ पर आपको इस पेपर की 5 यूनिट्स के MCQs मिल रहे हैं। 5 यूनिट्स के, एक यूनिट नहीं है इसमें, 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना और शेयर ज़रूर करना ताकि बच्चों तक पहुँच जाए, ओके। आगे देखिए, समूहों को समतुल्य बनाने के लिए कितनी विधियाँ हैं, तो समूहों को समतुल्य बनाने के लिए होती हैं 3 विधियाँ, ठीक है। 3 विधियाँ, 3 लगाएंगे इसका आंसर। आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, कार्य के अभिकल्प अन्य अभिकल्पों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है,
क्योंकि पढ़िए जरा, कार्य के अभिकल्प अन्य अभिकल्पों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इस अभिकल्प में क्या होता है, इस अभिकल्प में कारकों के अंतःक्रियात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कारक के अभिकल्प अन्य अभिकल्पों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें कारकों के अंतःक्रियात्मक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अनुसंधान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना, संरचना तथा व्यूह रचना होती है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये किसने कहा था? इसको एक बार दोबारा पढ़ना, ठीक है, फिर इसका आंसर करना। दोबारा पढ़िए। अनुसंधान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना है, एक ऐसी संरचना तथा व्यूह रचना होती है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। किसने कहा था? ये कहा था करलिंगर ने। ठीक है, किसने? करलिंगर ने। छठवां देखिए, प्रायोगिक अभिकल्प प्रयोज्यों की विभिन्न प्रायोगिक स्थितियों में निर्दिष्ट किए जाने की विशेष प्रकार की योजना होती है। ये प्रायोगिक अभिकल्प के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत बार कह कर पढ़ाया था वही। तो प्रायोगिक अभिकल्प प्रयोज्यों की विभिन्न प्रायोगिक स्थितियों में निर्दिष्ट किए जाने की विशेष प्रकार की योजना होती है तथा इसमें संबंधित सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना भी सम्मिलित रहती है। किसने कहा था ये कथन? ये कथन कहा था किर्क ने। ठीक है, किसने कहा? किर्क ने। सातवां देखिए, अनुसंधान अभिकल्प के उद्देश्य हैं, यानी कि रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं रिसर्च डिजाइन के? अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना, प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित करना और सामान्यीकरण की क्षमता, यानी कि डी आंसर होगा इसका। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत टफ लग रहे हो ये शब्द, ये परिभाषा है, लेकिन इनको आप एक बार सही से पढ़ लोगे तो आपको इनके आंसर समझ आ जाएंगे। और चाहे टफ लगे चाहे सरल लगे, पढ़ने तो पड़ेंगे भैया, क्योंकि पेपर है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। पेपर बहुत अच्छा है, रिसर्च पेपर। यदि आप इसको पूरा थियोरटिकल पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, आपको ये पूरे आंसर्स भी आप अपने आप कर पाओगे यदि थियोरटिकल आपने पूरा पढ़ लिया तो। ओके, चलिए आगे बढ़ें, चलते हैं आगे। देखिए इसमें प्रश्न देखिए, शोध अध्ययन लेखन के रूप हैं। तो शोध अध्ययन लेखन के रूप कौन कौन से हैं? शोध प्रबंध भी है, शोध रूपरेखा भी है, शोध सारांश भी है, यानी कि आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, दूसरा देखिए, शोध प्रबंध लेखन की आवश्यकता होती है। किसमें होती है? शोध प्रबंध लेखन की आवश्यकता होती है किसमें? मूल्यांकन के लिए होती है, योगदान तथा प्रसार के लिए होती है और संप्रेषण के लिए होती है। इसका आंसर होगा डी, आंसर लगाइए डी। तीसरा देखिए, शोध प्रबंध में पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। जो शोध प्रबंध में जो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, कौन से अंकों में लिखते हो आप? 1 2 3 करके लिखते हो ना, तो कौन से अंकों में लिखते हो? 1 2 3 में लिखते हो। और रोमन अंकों में तो लिखते हो, जो प्रस्तावना भूमिका लिखी जाती है रोमन अंकों में लिखी जाती है वो। और जो बाकी चैप्टर्स अध्याय वगैरह लिखे जाते हैं किस में लिखे जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंकों में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। और रोमन अंक कैसे होते हैं? आपने देखा ना, रोमन अंक इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, तो ये रोमन अंक होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? दोनों। चौथा देखिए, शोध प्रबंध लेखन किया जाता है। शोध प्रबंध लेखन किस में किया जाता है? अन्य पुरुष में और भूतकाल में। कैसे किया जाता है? अन्य पुरुष में और भूतकाल में, यानी कि दोनों सही है इसका आंसर। यहाँ आप जब शोध प्रबंध लेखन करते हो ना, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो, तो आप उसमें ये नहीं कर सकते हो कि आप अपना स्वयं का नाम लिख दो या फिर आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसमें नाम लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप उसे ये भी नहीं कह सकते हो कि वह व्यक्ति, ये भी नहीं कह सकते हो। आप कहोगे वे व्यक्ति, अन्य पुरुष में भी नाम लोगे। ठीक है, और भूतकाल में होगा, प्रेजेंट में नहीं कर पाओगे आप उसे। ठीक है, तो शोध प्रबंध लेखन में क्या होगा? भूतकाल में होगा और अन्य पुरुष में होगा। ठीक है, पांचवा देखिए, शोध प्रबंध का मुख्य भाग होता है। शोध प्रबंध का मुख्य भाग कौन सा होता है? प्राथमिक, सहायक या मुख्य खंड? कौन सा होगा? ये सभी। आंसर डी लगाइए। शोध प्रबंध है, क्या है शोध प्रबंध? शोध कार्य का प्रस्तुतिकरण, शोध समस्या का आवेदन या शोध कार्य की वैज्ञानिक विधि के पदों के आधार पर रिपोर्ट। तो आंसर क्या होगा? सी।
ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। शोध प्रबंध क्या है? एक रिपोर्ट है जिसकी वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के पदों की रिपोर्ट है। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अनुसंधानकर्ता का नाम दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाता है अनुसंधानकर्ता का नाम? यानी कि आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका नाम कहाँ दिया जाएगा? आपका नाम इनर पृष्ठ पर भी दिया जाएगा और शीर्षक पृष्ठ पर भी दिया जाएगा, यानी कि आंसर होगा सी, दोनों में। दूसरा देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची दी जाती है। कहाँ दी जाती है संदर्भ ग्रंथ सूची? लास्ट में ही तो देते हो। हाँ, लास्ट में, लेकिन कहाँ? परिशिष्ट में देते हो। कहाँ? परिशिष्ट में। तीसरा देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है? तो इन्हें पढ़ के देखिए जरा क्या क्या लिखा है। उन ग्रंथों की सूची जिनके आधार पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो भैया वही तो होता है संदर्भ ग्रंथ सूची में, कि आप उन ग्रंथों के बारे में लिखते हो, उन ग्रंथों का नाम लिखते हो जिनके द्वारा आपने रिसर्च किया है, रिसर्च में जिनका योगदान रहा है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित शब्द संक्षेपों का अर्थ बताइए। अर्थ बताना है इन सब का। तो ये अनोनमस बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ठीक है, अनाम होता है इसका मतलब। और एट अल का मतलब होता है एंड अदर, ये भी सही है। बुक को शॉर्ट फॉर्म में बुक लिख देते हैं, बक को। और प्रेफ का मतलब प्रिफेस होता है। ठीक है, प्रेफरेंस भी होता है। ओके, तो आंसर ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपके प्रश्न हो गए। अच्छा, और देखते हैं, अभी रुकिए। तो आप बड़े ध्यान से प्रश्नों का उत्तर करते जाइएगा। 4th पेपर चल रहा है आपका, विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न देखिए, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। देखिए ये किसी दूसरी चीज़ की है। ठीक है, परिकल्पना निर्माण किया जाता है, तो क्या है इसका आंसर? वैज्ञानिक आधार पर, प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर। परिकल्पना निर्माण कैसे होता है? दोनों के आधार पर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? सी। ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। ये किसने कहा था? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। ये कहा था रेडमैन और मोरी ने नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। किसने कहा था? रेडमैन एवं मोरी ने। ठीक है, और इसमें आगे वाला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान मानसिक जीवन का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानसिक जीवन का अध्ययन है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। ये याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, मनोविज्ञान मानसिक जीवन का अध्ययन है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। और नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रयासी अनुसंधान है, किसने कहा था? रेडमैन मोरी ने कहा था। 15वां देखिए, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है। तो क्या आवश्यक होता है? ये हमने अभी पिछले वाले प्रश्न में भी किया था, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता। ठीक है, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर कीजिए जरा, देखिए। वर्णात्मक शोध है। वर्णात्मक शोध कौन सी है? अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी कि वर्णात्मक शोध में क्या किया जाता है? अंतर संबंधों का अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, ये सभी सही है। इसे हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, सर्वेक्षण विधि का उपयोग होता है किसमें? अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ आयाम में। किसमें होता है? अनुप्रस्थ आयाम में। ठीक है, ओके, आगे देखिए। सर्वेक्षण विधि में निष्कर्षों की वैधता होती है, कैसी? बाह्य। ऐतिहासिक शोध का विशेष संबंध होता है, अतीत से होता है। ठीक है, बता चुके हम आपको, आंसर करते जाइए आप इनके। ओके, अच्छा, इन प्रश्नों को देखिए, शायद आपको ये क्लियर नहीं समझ आएंगे, लेकिन हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। हमें लगा थोड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, इसलिए लगा कि आपके सामने रखने चाहिए। ठीक है, तो आप इनको ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि क्या है ये। ठीक है, एक बार ज़रा आप ध्यान से देख लेंगे तो ज़्यादा उचित है। ओके, ध्यान से देखिएगा। पी का तात्पर्य है, पी का तात्पर्य क्या है? पी का तात्पर्य है संभावना, यानी पॉसिबिलिटी। एस का अर्थ है, यहाँ पी लिखा है, पी लिखा है या एस लिखा है? एस का अर्थ है तो सैंपल, यानी कि इकाई। ठीक है, क्या? इकाई। ओके, और आगे देखते हैं। आगे देखिए, परिकल्पना को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? कितने भागों में करते हैं? सी। कहीं आंसर में आपको गड़बड़ी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कहीं भी लग रही हो। चौथा देखिए, परिकल्पना है तो अनुमान अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ और प्रयोग संबंध सामान्यीकरण। डी। दिशाविहीन परिकल्पना कहलाती है, हम बता ही चुके आपको ना, शून्य परिकल्पना। ये केवल एक जगह के प्रश्न नहीं है, अलग अलग जगह से प्रश्न उठाए हुए हैं ये। ठीक है, इसलिए कोई कैसा आ रहा है। ओके, ध्यान रखना। और ये तो हो ही चुके हैं, परिकल्पना की ज़रूरत नहीं होती है, ऐतिहासिक विधि में नहीं होती है ना। शून्य परिकल्पना सर्वोत्तम समझी जाती है। कैसे समझी जाती है सूर्य परिकल्पना सर्वोत्तम? क्योंकि यह निर्देश रहित होती है। ओके, तो
इस वाले प्रश्न को देखिए ज़रा इनको और आंसर कीजिए। कहाँ छुप गए, ये रहे। शिक्षा अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षा अनुसंधान में किसका प्रयोग किया जाता है? परिकल्पनाओं का। किसका? परिकल्पनाओं का। परिकल्पना का उद्देश्य क्या होता है? तो ये सभी यानी कि शोध को दिशा देना, निष्कर्ष प्राप्त करना और शोध प्रक्रिया विकसित करना। ठीक है। 10वां देखिए, परिकल्पनाओं में चरों की भूमिका क्या होती है? ये तो करा ही चुके हैं, सभी होती है। 11वां देखिए, परिकल्पना वह कल्पनात्मक तथ्य है जो दो या दो से अधिक चरों के संबंध में होता है। परिकल्पना वह कल्पनात्मक तथ्य है जो दो या दो से ज़्यादा चरों के संबंध में होता है। ये किसने कहा था? बता चुके हैं ना हम आपको, किसने कहा था ये बताइए? मैकग्वेन। परिकल्पना संकेत करती है किसकी ओर? भविष्य की ओर। ठीक है। तो मतलब ये हुए क्वेश्चन हैं जो दूसरे बुक से लिए हुए हैं। खैर प्रश्न तो बहुत हैं, फिलहाल इतने ही। अच्छा, एक बात और, जो फर्स्ट पेपर हमने कल डाला था उसमें से कुछ प्रश्न और हैं, तो आप उनको 2-4 प्रश्न जो रह गए हैं उनको और देख लीजिए। ठीक है। ये तो 4th पेपर के हो गए, ये तो 4th पेपर के रिसर्च वाले पेपर के आपके 5 यूनिट्स के हो गए। 1 से 5 तक पूरी यूनिट्स हो गई हैं आपकी, उनके MCQs हो गए हैं। ठीक है। लेकिन कल जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उनको और एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं वहीं। तो फर्स्ट पेपर के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो यहाँ देख लीजिए आप, क्योंकि आपने फर्स्ट पेपर पढ़ लिया होगा ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें ये प्रश्न भी डाल लेना। ठीक है। और देख लीजिए क्या है। मनोविज्ञान को माना गया है, मनोविज्ञान को क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। फर्स्ट पेपर के हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। दूसरा देखिए, मनोविज्ञान संबंधित वातावरण में व्यक्ति की क्रियाओं का विकास है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आंसर सी। तीसरा देखिए, प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को माना है, क्या माना है? आत्मा का विज्ञान। ठीक है। क्या माना है? आत्मा का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए, मनोविज्ञान चेतना व्यवहार और व्यवहार के अचेतन निर्धारकों का विज्ञान है। दोबारा पढ़िए, मनोविज्ञान चेतना, व्यवहार और व्यवहार के अचेतन निर्धारकों का विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था ब्रिजेज ने। ठीक है, ब्रिजेज ने। मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? पशुओं के व्यवहार का या मानव व्यवहार का? किसका किया जाता है इस मनोविज्ञान में अध्ययन? इस मनोविज्ञान में अध्ययन करते हो आप मानव व्यवहार का। ठीक है। 6वां देखिए, मनोविज्ञान के अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसके शब्द से हुई है? तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये यूनानी वर्ड है। ठीक है। कैसा वर्ड है? यूनानी। और इसमें साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। मनोविज्ञान के अंग्रेजी रूपांतरण साइकोलॉजी का कहाँ से उत्पत्ति? यूनानी शब्द से। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कितने शब्दों से हुई? तो 2 से हुई है, क्योंकि एक साइकी और दूसरा लॉजी। साइकी शब्द का अभिप्राय क्या है? आत्मा। लोगस का अर्थ क्या है? विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। 10वां देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान? ये कहा था वाटसन ने। ठीक है, किसने? वाटसन ने। आगे देख लीजिए, 2-4 प्रश्न और हैं। 16वीं सदी में मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता था? 16वीं सदी की बात हो रही है यहाँ, तो दर्शन का भाग माना जाता था। प्लेटो और अरस्तु, डेकार्ट आदि यूनानी दार्शनिक मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? आत्मा का विज्ञान। अभी बताया था ना, आत्मा का विज्ञान। 17वीं सदी में मनोविज्ञान को जाना जाता था मन का विज्ञान। ध्यान रखो, 16वीं सदी में जानते थे दर्शन का विज्ञान, 17वीं सदी में जानते थे मन का विज्ञान, और 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान। ठीक है, नाम देख लेना। 19वीं सदी में विलियम जेम्स डब्ल्यू बुंट, जेम्स सोले के अनुसार मन विज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान। ओके। 15वां देखिए, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक कारण किसने दिया? फ्रावेल ने दिया। 16वां देखिए, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये कहा था मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन ने। तो ऊपर वाला जो प्रश्न हुआ था कि मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान। यदि उसमें दोनों दे रखा हो तो दोनों होगा, लेकिन उसमें दोनों नहीं था शायद, तो मानव व्यवहार का अध्ययन होगा। ठीक है, मॉर्गन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मॉर्गन ने कहा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया,
और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने, यानी वुडवर्थ ने सबको त्याग दिया। ठीक है, ओके। तो ये जो फर्स्ट पेपर में से कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं और नहीं ऐसे आगे। ठीक है, यही थे। तो इनको भी आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात, नहीं अच्छी लगी तो भी अच्छी बात। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना उन बच्चों के पास ज़रूर पहुंचाना जिनको आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। ओके, और आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस प्रश्न को दोबारा से चेक करने की और आंसर ठीक है या नहीं ये देखने की। ठीक है, और क्या, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। और हाँ, कल अब वीडियो आएगी, अभी नहीं आएगी, अब कल आएगी। तो सेकंड पेपर की 3rd यूनिट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी एक पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग डालें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।